Hello guys, this is Zoologist AK and I am here to discuss the previous year question papers of CSIR Net Life Science. And today I am going to take the questions from the topic, that is the cleavage, gastrulation and axis and pattern formation in case of amphibians. So our first question is कि जो एम्फीबियन की वो साइट है उसमें जो जर्म प्लाज्म होता है वो सेग्रीगेट हो जाता है क्लीवेज के टाइम पे, और वो क्या देता है, प्राइमोडियल जर्म सेल्स देता है। तो ये पूछा गया है कि जो जर्म प्लाज्म सेग्रीगेट होकर प्राइमोडियल जर्म सेल्स दे रहा है वो नॉर्मली कहाँ पे लोकेटेड है। तो वी नो डैट वो वेजिटल पोल पे लोकेटेड है, क्योंकि हमें पता है कि जो एम्फीबियन वो साइट होता है इसमें वेजिटल और एनिमल पोल होते हैं। वेजिटल में जिसमें हमारा एक्सिस में हमारा योग होता है और वेरी लिटिल और ना के बराबर जो योग होता है वो एनिमल पोल में होता है। तो जो वेजिटल पोल है उसमें जो जर्म प्लाज्म है वो सेग्रीगेट होगा क्लीवेज के टाइम पे और वो प्राइमोडियल जर्म सेल्स की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंजेक्शन ऑफ नोगिन mRNA इनटू ए वन सेल embryo ultraviolet irradiation embryos of frog completely rescue dorsal development। क्या होता है जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दी जाती है फ्रॉग की एम्ब्रियो को, तो डोर्सल जो डेवलपमेंट है वो स्टॉप हो जाती है। उसको करने के लिए नोगिन mRNA के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए कि नोगिन mRNA का एक्चुअल में फंक्शन क्या है। This Nogin mRNA allow the formation of complete embryo. Some of the complex statement are given below. और हमें ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारी करेक्ट है। तो ये बिल्कुल जो हमारी गिलबर्ट है उसमें डिट्टो लाइंस दी गई हैं इसकी, और वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। और बोला जाता है कि भाई ये रिकमेंडेड बुक है, तो रिकमेंडेड बुक इसीलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि वो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करती है। और सेकंड, कई बार क्या होता है कि टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इसमें बोला गया है, ये मैंने जो ये पिक्चर डाली है ये मेरी गिलबर्ट से ली है। तो इंजेक्शन ऑफ नोगिन mRNA इनटू वन सेल ultraviolet irradiation embryo completely rescue dorsal development allow the formation of complete embryo। ठीक है कि अल्ट्रावायलेट इरेडिएशन से ट्रीटमेंट करवाएंगे तो डोर्सल डेवलपमेंट नहीं होती, पर नोगिन mRNA जब देते हैं तो उससे कंप्लीट एम्ब्रियो फॉर्म होती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो नोगिन है वो एक सिक्रेटेड प्रोटीन है जो जिसके दो मेजर फंक्शन होते हैं, अकम्प्लिश टू ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजर। तो वो जो ऑर्गेनाइजर है उसमें वो दो फंक्शन को अकम्प्लिश करता है। फर्स्ट है ये डोर्सल जो एक्टोडम है उसको न्यूरल टिश्यू में कन्वर्ट कर देता है और इंड्यूस करता है कि जो डोर्सल एक्टोडम है वो क्या फॉर्म हो जाए, न्यूरल टिश्यू। सेकंड है इट डोर्सेलाइज मेसोडर्म सेल्स। मेसोडर्म जो सेल्स होती हैं उनको ये डोर्सेलाइज करता है, क्योंकि जो एक्टोडर्म और मेसोडर्म है उससे मिलके हमारा ऑर्गेनाइजर बनता है। और ऑर्गेनाइजर जो है वो क्या करता है, वो हमारी न्यूरोजेनेसिस करता है, मतलब आगे जो हमारी एक्सिस वगैरह बनती हैं हमारी जो तो उस टाइम पे उसका मेजर रोल होता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, जो डोर्सलाइज करता है मेसोडर्मस सेल्स को जो दैट वुड अदरवाइज कंट्रीब्यूट टू वेंट्रल मेसोडर्म। तो वेंट्रल मेसोडर्म की बजाय उनको डोर्सलाइज करता है कि डोर्सल डेवलपमेंट करता है ये। तो यहाँ पे हम देखें कि जो स्मिथ और हार्लैंड था उन्होंने शो किया था कि जो न्यूली ट्रांसक्राइब नोगिन mRNA होता है वो लोकलाइज होता है डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप में। और डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप क्या है, हमारा जो डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप रीजन है वो हमारा ऑर्गेनाइजर रीजन है। देन बिकम एक्सप्रेस्ड इन द नोटोकोड, कि ये पहले तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर रीजन में प्रेजेंट होता है ये नोगिन, और बाद में ये नोटोकोड में प्रेजेंट होता है। तो नोगिन जो है वो BMP4 और BMP2 जो है उनके साथ बाइंड कर जाता है और उनकी बाइंडिंग को इनहिबिट करता है कि वो अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड ना कर पाए, क्योंकि जो रिसेप्टर के डोमेन होता है वैसा ही स्ट्रक्चर नोगिन का होता है। तो नोगिन BMP4 और BMP2 के साथ बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया है, फर्स्ट है नोगिन इज सिक्रेटेड प्रोटीन विच इंड्यूस डोर्सल एक्टोडर्म टू फॉर्म न्यूरल टिश्यू, ये करेक्ट है। एंड इट डोर्सलाइज द मेसोडर्म सेल्स विच वुड अदरवाइज कंट्रीब्यूट टू वेंट्रल मेसोडर्म। तो D2 पॉइंट उठाया है ये बुक से, तो ये करेक्ट है। सेकेंड है नोगिन बाइंड्स directly to BMP4 and BMP2 thus preventing complex formation with their receptor, ये भी हमारा करेक्ट है।
फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट, नोगिन अलोंग विद अदर मोलिक्यूल्स प्रिवेंट बीएमपी फ्रॉम बाइंडिंग टू एंड इंड्यूसिंग एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म सेल्स नियर द ऑर्गेनाइजर। इसने बोला है कि नोगिन अदर मोलिक्यूल्स के साथ प्रिवेंट करता है बीएमपी को कि वो बाइंड ना कर पाए फ्रॉम बाइंडिंग टू एंड इंड्यूसिंग एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म सेल नियर द ऑर्गेनाइजर। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो नोगिन है वो बीएमपी का जो एक्सप्रेशन है उसको जो एंटीरियर साइड है उसमें प्रिवेंट करता है, बट जो हमारा डोर्सल साइड और डोर्सल साइड में इनहिबिट करता है, बट जो पोस्टीरियर साइड है उसमें वो क्या करता है, नोगिन जो है वो इनहिबिट नहीं कर पाता बीएमपी एक्टिविटी को। तो बीएमपी क्या है, वो पोस्टीरियर साइड में जो है एक्सप्रेस होता है और वो एक्टोडर्म मेसोडर्म सेल्स को इंड्यूस करता है और कुछ नया स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जैसे एपिडर्मिस फॉर्म करता है वो। तो ये पॉइंट हमारा रॉन्ग है। फिर है नोगिन इज ए सिक्रेटेड प्रोटीन विच इंड्यूस द डोर्सल एक्टोडर्म टू फॉर्म द एपिडर्मिस। ये भी एब्सेंट है क्योंकि ये काम नोगिन नहीं करता, ये काम होता है बीएमपी का। एंड इट वेंट्रलाइज द मेसोडर्म सेल्स विच वुड अदरवाइज कंट्रीब्यूट टू डोर्सल मेसोडर्म। तो ये भी रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि ये वेंट्रलाइज नहीं करता बल्कि ये क्या करता है, डोर्सलाइज करता है। तो हमारे फर्स्ट और जो सेकंड पॉइंट है वो करेक्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 होगा, पी एंड क्यू। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला गया है कि जो ब्लास्टोपोर रीजन होता है एम्फीबियन एम्ब्रियो का, डेट सिक्रेट बीएमपी इनहिबिटर्स, जो बीएमपी इनहिबिटर्स देता है ब्लास्टोपोर रीजन एंड डोर्सिलाइज द सराउंडिंग टिश्यू इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, उसको स्पेमेन ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। स्पेमेन क्यों बोला, क्योंकि स्पेमन ने ये डिस्क्राइब किया था कि भी ये ऑर्गेनाइजर होता है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसके बाद उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ये ऑर्गेनाइजर रीजन है जो ऑर्गेनाइज करता है। और यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो न्यूक्लियो सेंटर में और स्पेमन ऑर्गेनाइजर में जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि हमें पता है कि हेंसन नोड तो हमारी बर्ड्स में होती है, चिक वगैरह में होती है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियो सेंटर होता है वो क्या होता है, वो एक डोर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स होती हैं ब्लास्टुला की। और जो स्पेमन ऑर्गेनाइजर वो होता है वो क्या होता है, ब्लास्टोपोर रीजन जो है हमारा, उसको हम बोलते हैं कि स्पेमन ऑर्गेनाइजर है। बट जो न्यूक्लियो सेंटर है वो क्या है, वो है हमारा डोर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स ऑफ द ब्लास्टुला, जो इंड्यूस करती है इस ऑर्गेनाइजर को। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्यूचर ऑर्गेनाइजर है और ये हमारा जो न्यूक्लियो सेंटर है और ये हमारा ग्रीक क्रेसेंट है। तो ये डिफरेंस होता है इनमें। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है स्पेमन ऑर्गेनाइजर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन फ्रॉम एन अर्ली गैस्ट्रुला ऑफ ए फ्रॉग were transplanted into the prospective epidermis, means prospective neurons कहाँ पे ट्रांसप्लांट की गई, प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस रीजन में। तो डोनर सेल डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, डोनर सेल क्या थी, प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स थी, तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है एपिडर्मिस में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। हाउएवर जब सेम एक्सपेरिमेंट किया जाता है लेट गैस्ट्रुला स्टेज में फ्रॉग की, तो जो प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन है वो न्यूरॉन में ही डेवलप होती है, ना कि एपिडर्मिस में। दिस ऑब्जर्वेशन कुड पॉसिबली एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग फिनोमिना। फर्स्ट क्या है, द अर्ली गैस्ट्रुला शो कंडीशनल डेवलपमेंट एंड वेयर एज द लेट गैस्ट्रुला शो ऑटोनोमस डेवलपमेंट। ये भी करेक्ट हो सकता है, कैसे कि जो अर्ली गैस्ट्रुला है उसमें क्या था, कंडीशनल डेवलपमेंट। कंडीशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक कंडीशन में, किसी स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की कंडीशन में, या उसको कोई स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इंड्यूस करे, उसकी वजह से, या रेसिप्रोकल जब जो रेसिप्रोकल जब रिएक्शन होती है तब उस टाइम पे डेवलपमेंट हो, तो कोई कंडीशन होनी चाहिए। तो अर्ली गैस्ट्रुला शो कंडीशनल डेवलपमेंट। कंडीशनल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि या तो ये हुआ होगा कि जो प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स हैं वो ट्रांसप्लांट की गई प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस में, इसी वजह से उसने एपिडर्मिस फॉर्म किया क्योंकि वो प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस में दी गई। तो इसका मतलब क्या है कि कंडीशनल डेवलपमेंट शो की उन्होंने। वेयरएज लेट गैस्ट्रुला में उसने ऑटोनोमस डेवलपमेंट शो की कि उसका खुद के अंदर वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है या उसकी कैपेबिलिटी है कि वो ऑटोनोमसली डेवलप करेगी, कहीं पर भी उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तो ये कंडीशन भी सही है। दूसरी कंडीशन है द अर्ली गैस्ट्रुला शो ऑटोनोमस डेवलपमेंट। ये भी हो सकता है कि उसने ऑटोनोमस डेवलपमेंट शो की हो, कि जो प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन है वो क्या करें,
कि जो कि जो अर्ली गैस्ट्रुला है वो ऑटोनोमस डेवलपमेंट शो करता है। अगर ऑटोनोमस डेवलपमेंट शो करता तो वो न्यूरॉन में ही डेवलप होता, पर वो तो एपिडर्मिस में डेवलप हुआ। वेरएज लेट गैस्ट्रुला सो कंडीशनल डेवलपमेंट, कि जो लेट है वो कंडीशनल, अगर कंडीशनल डेवलपमेंट होती तो वो न्यूरॉन में क्यों डेवलप होती, तो ये हमारी करेक्ट नहीं है। थर्ड वन है द प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन फ्रॉम द अर्ली गैस्ट्रुला आर ओनली स्पेसिफाइड वेयर एज दूस फ्रॉम द लेट ग्लोस्टा आर डिटरमाइंड। तो जो प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन है अर्ली गैस्ट्रुला से जो ट्रांसप्लांट की गई वो स्पेसिफाइड है कि भाई उनको यही एपिडर्मिस में ही कन्वर्ट होना है, तो वो ऑलरेडी स्पेसिफाई की गई है। वेयर एज दूस फ्रॉम द लेट गैस्ट्रुला आर डिटरमाइंड, वो ऑलरेडी डिटरमाइंड हो चुकी हैं, उनका वो स्टेज जा चुकी है जिस जब उनको इंड्यूस किया जा सके या स्पेसिफाई किया जा सके, तो ऑलरेडी वो डिटरमाइंड है कि उनको न्यूरॉन ही फॉर्म करना है। तो ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है। तो इसमें करेक्ट क्या होगा हमारा पी एंड आर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है इन केस ऑफ जीनोपस लेविस विच सेल मेक अप द न्यूक्लिप सेंटर एंड स्पेमेन ऑर्गेनाइजर। तो इस पैराग्राफ से हम आई थिंक क्लियर हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था पीटर न्यूक्लिप ने एंड ओसामू नकामुरा ने। उन्होंने शो किया था कि जो ऑर्गेनाइजर है वो इसकी स्पेशल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो डैट द ऑर्गेनाइजर रिसीव इट्स स्पेशल प्रॉपर्टी फ्रॉम सिग्नल कमिंग फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव एंडोडम बीनीथ इट। तो उन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनाइजर है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एंडोडम से आती है जो उसके नीचे प्रेजेंट होती है। नाकामुरा एंड टाकासाकी शो डैट जो मेसोडर्म है वो अराइज होती है इक्वाटोरियल मारिजिनल और इक्वाटोरियल सेल्स से, और ये इक्वाटोरियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं बॉर्डर में बिटवीन द एनिमल और वेजिटल पोर। तो जो नाकामुरा है और न्यूक्लिप लेबोरेटरीज हैं उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया कि जो प्रॉपर्टी है इस न्यूली फॉर्म्ड मेसोडर्म्स की, कि भाई जो मेसोडर्म्स अराइज हो रही है उस मेसोडर्म्स की क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है इस न्यूली फॉर्म मेसोडर्म की, वो इंड्यूस की जा सकती हैं प्रिजम्पटिव एंडोडर्म्स के थ्रू जो इसके नीचे लाई कर रही है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले ये बोला गया कि ऑर्गेनाइजर जो है वो फॉर्म किया गया है एंडोडर्म्स के थ्रू। फिर देखा कि भी मेसोडर्म डेवलप हो रही है, तो मेसोडर्म कैसे आई, तो मेसोडर्म इंड्यूस की जा रही है एंडोडर्म्स के थ्रू। ठीक है, सेल्स अंडरलाइंग दैम, तो न्यूक्लिप रिमूव द इक्वाटोरियल सेल्स को उन्होंने रिमूव कर दिया। इक्वाटोरियल सेल्स क्या थी, मार्जिनल सेल्स, जिसको बोला गया मेसोडर्म। ठीक है, उन सेल्स को उन्होंने रिमूव कर दिया ब्लास्टुला से और शो किया कि ना तो एनिमल कैप जिसमें एंडोडर्म है ना ही एंडोडर्म किसी भी मेसोडर्मल टिश्यू को प्रोड्यूस कर रही है। हाउएवर जब दो कैप रिकम्बाइन की गई एनिमल कैप सेल्स वर इंड्यूस टू फॉर्म मेसोडर्मल स्ट्रक्चर जैसे नोटोकोड, मसल्स, किडनीज सेल्स और ब्लड सेल्स। तो जो पोलरिटी थी इस इंडक्शन की, whether the animal cell form dorsal mesoderm or ventral mesoderm depend on whether the एंडोडर्म की जो एंडोडर्म थी वो वेंट्रल फ्रेगमेंट में थी या फिर डोर्सल फ्रेगमेंट में थी, इस पे डिपेंड कर रहा था। तो वेंट्रल एंड लेटरल वेजिटल सेल्स, कि वो वेंट्रल थी या लेटरल वेजिटल सेल्स थी, क्लोजर टू द स्पर्म एंट्री थी या फिर इंड्यूस्ड थी, और इंटरमीडिएट मेसोडर्म्स, वाइल द डोर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स स्पेसिफाइड डोर्सल मेसोडर्म कंपोनेंट जैसे सोमाइट, नोटोकोड इंक्लूडिंग दूस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनाइजर। तो उसने बोला कि जो डोर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स थी उन्होंने स्पेसिफाई किया था डोर्सल मेसोडर्म कंपोनेंट को, डोर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स ने स्पेसिफाई किया था डोर्सल मेसोडर्मल कंपोनेंट को। तो ये डोर्सल मेसोडर्म जो कंपोनेंट थे ये कंपोनेंट को किसने जो स्पेसिफाई किया था, डोर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स ने। तो ये जो डोर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स थी ये क्या थी, न्यूक्लिप सेंटर थी, और जो ये मेसोडर्म था ये क्या था, नोटोकोड था। तो जो जो हम जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि जो हमारी डोर्सल मोस्ट वेजिटल सेल थी वो न्यूक्लिप सेंटर था, और मेसोडर्म कंपोनेंट था वो हमारा क्या था, ऑर्गेनाइजर था। तो यहाँ पे हमारा जो मेसोडर्म है वो क्या है, ऑर्गेनाइजर है, और जो एंडोडर्म सेल्स हैं वो एलोन तो नहीं करती, बट ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ वेजिटल फ्रेगमेंट में लाई कर रही है या डोर्सल फ्रेगमेंट में लाई कर रही है, तभी जाके वो जो ऑर्गेनाइजर है उसको इंड्यूस कर रही है और स्पेसिफाई कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लिप सेंटर है
वो एंडोडर्मल होता है ओरिजिन में, और जो स्पीमेन ऑर्गेनाइजर होता है वो मेसोडर्मल होता है, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियर सेंटर होता है वो इंड्यूसर होता है, जो इंड्यूस करता है स्पीमेन ऑर्गेनाइजर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटीन सिक्रेटेड बाय एम्फीबियन ऑर्गेनाइजर दैट इंड्यूस न्यूरल टिश्यू फॉर्मेशन। ये ऑलरेडी हमने एक पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि जो नोगिन है वो इंड्यूस करता है न्यूरल टिश्यू फॉर्मेशन और वो इनिबिट करता है बीएमपी को, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा नोगिन, सॉरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे जिसमें बोला गया है, विच ऑफ द इनफेरेंस P2S में से कौन सा इन्फेरेंस वुड यू ड्रा फ्रॉम द फॉलोइंग टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट। ये एक टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी कंडीशन इसको सेटिस्फाई करती है विद द अर्ली एंड द लेट गैस्ट्रुलर स्टेज ऑफ न्यूट। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, एग्जैक्ट उठाया गया है गिलबर्ट से। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे एक टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी किया था अर्ली और लेट स्टेज में न्यूट गैस्ट्रुला के। तो यहाँ पे जो डोनर रीजन था वो था अर्ली गैस्ट्रुला में प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन, और होस्ट रीजन था वो प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस था, और जो डिफ्रेंशिएशन हुई थी डोनर टिश्यू की वो एपिडर्मिस में हुई थी क्योंकि वहाँ पे एपिडर्मिस हुआ था। तो ये कंक्लूजन निकला था कि ये कंडीशनल डेवलपमेंट हो रही है, इस वजह से जब हम न्यूरॉन को एपिडर्मिस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एपिडर्मिस आ रहा है, तो कंडीशनल डेवलपमेंट हो रही है। जब हम एपिडर्मिस को न्यूरॉन में ट्रांसफ़र कर रहे थे तो न्यूरॉन हो रही थी, तो इसका मतलब क्या था कि वो भी कंडीशनल डेवलपमेंट है। फिर लेट गैस्ट्रुला में देखा कि जो प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन को जब हम एपिडर्मिस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो न्यूरॉन डेवलपमेंट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी डिटरमाइंड हो चुकी है, ऑटोनोमस डेवलपमेंट हो रही है। प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस को लेट में करते हैं तो प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन बनती हैं, ये भी स्पेसिफाई करती हैं, और डोनर टिश्यू का वो स्पेसिफिकेशन करती है एपिडर्मिस में, तो ये स्पेसिफाई करता है कि वो ऑलरेडी डिटरमाइंड है और ऑटोनोमस डेवलपमेंट करती है। तो यही एक्सपेरिमेंट में हम यहाँ पे पूछा गया है कि जो अगर अर्ली गैस्ट्रुला की बात करें तो जो प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन है वो एपिडर्मिस में जाके एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंडीशनल डेवलपमेंट शो कर रही है, और एपिडर्मिस जो है वो न्यूरॉन में जाके न्यूरॉन शो कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंडीशनल डेवलपमेंट शो कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेल्स हैं अर्ली न्यूट गैस्ट्रुला की वो क्या शो कर रही है, कंडीशनल डेवलपमेंट, और लेट की क्या शो कर रही है हमारी ऑटोनोमस डेवलपमेंट। तो सेल्स ऑफ लेट न्यूट गैस्ट्रुला एग्जिबिट ऑटोनोमस डेवलपमेंट। तो यहाँ पे पी और एस हमारा करेक्ट आंसर है, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है दिसंबर 2013 से, यहाँ पे पूछा गया कि जो ओवर एक्सप्रेशन होता है डोमिनेंट नेगेटिव फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर का ड्यूरिंग एम्फीबियन डेवलपमेंट इट वुड प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ। हमें पता है कि वैसे तो जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं पोस्टीरियर रीजन की डेवलपमेंट में। जब हम स्टडी करते हैं पोस्टीरियर और एंटीरियर एक्सिस फॉर्मेशन तो उसमें हमें पता चलता है कि फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जस्ट लाइक इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो है वो इनहिबिशन का काम करते हैं, और वो इनहिबिट करते हैं बीएमपी को एंटीरियर रीजन में, जिसकी वजह से हेड और ब्रेन फॉर्मेशन होती है। बट पोस्टीरियर रीजन में फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो है वो एक्टिवेट करते हैं पोस्टीरियर होक्स जीन को, जिसकी वजह से हमारा पोस्टीरियर रीजन यहाँ पे फॉर्म होता है। तो ट्रंक और टेल रीजन के लिए जो हमारा पोस्टीरियर रीजन है दोनों ही, तो इनके लिए हमारी जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है वो ओवर एक्सप्रेशन होगा, तो ओवर एक्सप्रेशन होगा, बट नेगेटिव फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा और उसका ओवर एक्सप्रेशन होगा, तो हमारा ट्रंक और टेल नहीं बनेगा, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है पोस्टीरियर रीजन फॉर्म करने के लिए, ट्रंक और टेल फॉर्म करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि जो सेल्स हैं फ्रॉम एन अर्ली फ्रॉग ब्लास्टुला वर रिमूव्ड फ्रॉम एनिमल पोल से रिमूव की गई एंड यूज टू रिप्लेस सेल्स फ्रॉम द वेजिटल पोल ऑफ द ब्लास्टुला, और यूज़ की गई टू रिप्लेस सेल्स फ्रॉम वेजिटल पोल ऑफ ब्लास्टुला। द फॉलोइंग इवेंट में बी एक्सपेक्टेड। कौन कौन से इवेंट है यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया था कि जो फ्रॉग की ब्लास्टुला है उसमें से एनिमल पोल से कुछ सेल रिमूव की गई और वो वेजिटल पोल की जो सेल्स हैं उनको रिप्लेस कराने के लिए यूज़ की गई और वहीं पे ग्रो कराई गई। तो फर्स्ट इसमें बोला गया कि जो ट्रांसप्लांटेड सेल हैं वो डेवलप होंगी नॉर्मली एज पार्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द वेजिटल पोल की सेल्स के पार्ट की तरह। ये होगा क्यों होगा, क्योंकि जो ट्रांसप्लांटेड सेल है उसमें कुछ सेल्स ऐसी होंगी जो अभी तक डिटरमाइन नहीं हुई हैं, तो वो कंडीशनल डेवलपमेंट शो करेंगी वेजिटल पोल में।
सेकेंड ऑप्शन है ट्रांसप्लांटेड सेल वुड डेवलप एज सेल्स ऑफ द एनिमल पोल ऑफ द एडल्ट ऑन द वेजिटल पोल। ये भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि कुछ सेल्स होती हैं जो इतनी स्पेसिफाइड और डिटरमाइंड सेल्स होती हैं कि वो अपनी ही पर्टिकुलर टाइप की सेल में डेवलप होंगी, इसलिए वो एनिमल पोल की सेल की तरह ही डेवलप होंगी। थर्ड है यहाँ पे रीजन ऑफ द एनिमल पोल फ्रॉम वेयर द सेल्स वर रिमूव्ड वुड बी मिसिंग इन द एडल्ट। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो कंडीशनल डेवलपमेंट होती है और हम बोले तो जो एम्ब्रियो होती है उसमें फुल कैपेसिटी होती है। जैसे एम्ब्रियो अगर डिवाइड भी कर दी जाती है तो वो फुल्ली डेवलप हो जाती है एक फुल ग्रोवन एडल्ट में। तो यहाँ पे अभी तक कोई सेल डिवाइड डिफरेंशिएट डिटरमाइन नहीं हुई है, तो यहाँ पे कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं होगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। फिर है हमारी रिमेनिंग सेल्स इन द एनिमल पोल वुड कंपनसेट फॉर द सेल्स डेट वर रिमूव्ड। ये भी करेक्ट है, क्योंकि कुछ एनिमल पोल की जो सेल्स हैं वो कंडीशनल डेवलपमेंट शो करेंगी, तो वो कंपनसेट कर देंगे उन सेल्स को जो रिमूव की गई थी। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन जो करेक्ट है वो है पी क्यू एंड एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ एम्फीबियन ब्लास्टुला कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग द ऑर्गेनाइजर इज कॉल्ड है ऑब्वियसली न्यूक्यूब सेंटर। हमें पता है कि ये इंड्यूस करता है हमारे ऑर्गेनाइजर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल डोर्सल वेंट्रल एक्सिस इन एम्फीबियन एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड बाय। इनिशियल डोर्सल वेंट्रल एक्सिस हमें पता है द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री, जहाँ से जिस पॉइंट से स्पर्म एंटर करेगा वो वेंट्रल साइड होगी, और उसके अपोजिट 180 डिग्री अपोजिट क्या होगी हमारी डोर्सल साइड होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2016 से इसमें पूछा गया है इन केस ऑफ एम्फीबियंस के केस में द डोर्सल लिप सेल्स एंड देयर डेरिवेटिव आर नोन एज स्पेमन मैंगोल्ड ऑर्गेनाइजर, क्योंकि स्पेमन मैंगोल्ड ने ये एक्सपेरिमेंट करके इनको डिस्क्राइब किया था कि ये ऑर्गेनाइजर है। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजर वर मेड। कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो ऑर्गेनाइजर से बनाई गई हैं? देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट थी जो एक्चुअल में जो स्पेमन ने और मैंगोल्ड ने जो है वो दी थी। तो उन्होंने बोला था कि जो डोर्सल लिप सेल्स होते हैं उसके जो डेरिवेटिव हैं जैसे नोटोकोड, हेड, एंडोमेसोडम एज द ऑर्गेनाइजर, उन्होंने बोला था कि ये ऑर्गेनाइजर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो इंड्यूस करते हैं होस्ट के वेंट्रल टिश्यू को टू चेंज देयर फेट टू फॉर्म ए न्यूरल ट्यूब, कि जो वेंट्रल टिश्यू है वो न्यूरल ट्यूब बना देगा और डोर्सल मेसोडर्म टिश्यू बना देगा जैसे सोमाइट्स वगैरह। दे ऑर्गेनाइज्ड होस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं एंड डोनर टिश्यूज को एक सेकेंडरी एम्ब्रियो में विद क्लियर एंटीरियर पोस्चर एंड डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। He proposed that during normal development, these cells organize the dorsal ectoderm into a neural tube. Neural tube में उसको organize कर देती हैं, transform कर देती हैं mesoderms को into anterior posterior body axis. And that interaction of coda mesoderm and ectoderm is not sufficient to organize the entire embryo. ये बहुत सारे इवेंट्स के थ्रू, इंडक्टिव इवेंट्स के थ्रू किया जाता है। तो हमें जो मेनली जानना था वो ये दो स्टेटमेंट थी। और अब हम यहाँ पे देखें तो हर स्टेटमेंट दी गई है इट इंड्यूस द होस्ट वेंट्रल टिश्यू टू चेंज देयर फेट टू फॉर्म ए न्यूरल ट्यूब एंड डोर्सल मेसोडर्मल टिश्यू। तो ये करेक्ट है, बिल्कुल टू द पॉइंट है ये। एंड सेकंड है टू इट कैन नॉट ऑर्गेनाइज द होस्ट एंड डोनर टिश्यू इनटू द सेकेंडरी एम्ब्रियो। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो है इसकी कैपेबिलिटी होती है कि ये ऑर्गेनाइज कर देता है एंटायर जो टिश्यू है, जो होस्ट और डोनर टिश्यू है उसको एक सेकेंडरी एम्ब्रियो में विथ क्लियर एंटीरियर पोर्शन डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। तो ये भी हमारी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इट कैन नॉट ऑर्गेनाइज, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज करता है होस्ट और डोनर टिश्यू को सेकेंडरी एम्ब्रियो में। इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू सेल्फ डिफरेंशिएट इनटू डोर्सल मेसोडर्म। यहाँ पे हमने देखा कि इसकी एबिलिटी होती है कि ये डिफरेंशिएट करता है डोर्सल मेसोडर्म में, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि डोर्सल मेसोडर्म में इस डिफरेंशिएट करने की इसकी एबिलिटी होती है। तो ये स्टेटमेंट भी हम गलत है यहाँ पे, इट डज नॉट हैव द एबिलिटी, बट क्या होता है इसकी एबिलिटी होती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन। ये करेक्ट है, क्योंकि ये मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन का मतलब ही ये होता है कि एक्सेस फॉर्मेशन करना। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर है बोथ बीटा कैटेनिन एंड कोडिन आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनाइजर। बोथ बीटा कैटेनिन एंड कोडिन ये ऑर्गेनाइजर के थ्रू नहीं दिए जाते। ओनली बीटा कैटेनिन वी कैन से, बट कोडिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनाइजर्स बिकॉज
प्री कोडल प्लेट जो मेसोडर्म्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं हमारे इस कोडिन को। तो हमारी फिफ्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट है और फोर्थ है, तो हमारा आंसर हुआ ए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि बीटा कैटेनिन वी कैन से, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो न्यूक्लिक सेंटर होता है उसका जो कैंडिडेट फैक्टर है जो ये मार्क करता है कि भाई ये न्यूक्लिक सेंटर है, और हमें पता है कि जो न्यूक्लिक सेंटर है वो इंड्यूस करता है ऑर्गेनाइजर को, तो वो वहाँ वो सिक्रेट करता है बीटा कैटेनिन को, तो इसलिए मैंने बोला, बट एक्चुअली में ऑर्गेनाइजर नहीं करता। सो दिस स्टेटमेंट वॉज इनकरेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जून 2017 का कि जो डोर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स होती हैं एम्फीबियन एम्ब्रियोइकोई दैट इज कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग द ऑर्गेनाइजर, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक सेंटर। ये मार्क की जाती है बाय द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैटेनिन। बीटा कैटेनिन ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मेजर कैंडिडेट फैक्टर है जो फॉर्म करता है न्यूक्लिक सेंटर को। ये जो बात है मैं बोल चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैटेनिन इन द न्यूक्लियाई ऑफ ब्लास्टोमर इन द dorsal portion of the amphibian embryo is one of the determinant for laying down the dorsoventral axis. What will be the outcome of expressing a dominant negative form of GSK? जो हमारा ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 था इन द वेंट्रल सेल्स ऑफ अर्ली एम्ब्रॉय, वो हमें पता था कि वो हमारा वेंट्रल साइड में क्या कर देता था, इनहिबिट कर देता था एक्टिवेशन इस बीटा कैटेनिन का, पर डोर्सल साइड में उसका एक्टिवेशन होता था। तो यहाँ पे हम जो मैंने ये पैराग्राफ लिया है ये भी गिलबर्ट से है, तो इसमें यहाँ पे डायरेक्टली बोला है जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि अगर जो GSK3 जो स्टिमुलेट करता है डिग्रेडेशन बीटा कैटेनिन का, ब्लॉक करता है एक्सिस फॉर्मेशन जब उसको एग में एडिड किया जाता है, अगर ये जो हमारा ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 है इसको नॉक आउट कर दिया जाएगा एक डोमिनेंट नेगेटिव फॉर्म के साथ वेंट्रल सेल्स में, तो एक सेकेंड एक्सिस फॉर्म होगी। तो यहाँ पे भी हमारे ऑप्शन में दिया गया एक सेकेंड एक्सिस विल फॉर्म, तो करेक्ट आंसर विल बी। तो मेरी इस वीडियो के बाद आप श्योर हो गए होंगे कि जो गिलबर्ट है वो कितनी नेसेसरी है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो हैं उसमें मैंने डायरेक्टली एक्सप्लेन किए हैं वो गिलबर्ट से किए हैं। मैंने कोई भी नेट से, इंटरनेट से या कोई भी साइट वगैरह मैंने कोई भी नहीं पढ़ी है। तो इट इज़ वैसे भी हम जानते हैं कि पाथफाइंडर वगैरह में युल्वा फॉर्मेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ड्रोसोफिला के बारे में दिया गया है, और बाकी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी पार्ट पाथफाइंडर में नहीं है। तो हमें गिलबर्ट को ही रिकमेंड करना होता है। तो गिलबर्ट एक वेरी वास्ट बुक है और थोड़ी टफ भी पड़ती है, क्योंकि मैंने ही इसको मैक्सिमम 4 टाइम्स तो मैंने इसको डीपली स्टडी कर चुकी हूँ मैं अब तक। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी बुक है और इससे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन होती है, तो मस्ट फॉलो दिस बुक। एंड इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो then please do share, comment, subscribe, and if you have any query please write in the comment box given below. Thank you so much for watching my videos.